नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरवाल। चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की बड़ी खबर के साथ ही बताते चले कि क्या डीप कवर एजेंट जो है वो यहां पर काम कर रहे हैं। डीप कवर एजेंट जम्मू कश्मीर में क्या काम कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल बन गया है, क्योंकि स्लीपर सेल्स पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इस तरह से बड़ी खबर है और दिखने में आम कश्मीरी लेकिन आतंकियों के मददगार किस तरह से ये काम कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल उठ गया है कि पहलगाम के अंदर जो एक बड़ा हमला हुआ, आतंकवादी हमला हुआ, क्या उसके पीछे यहाँ पर डीप कवर एजेंट का हाथ था, जिन्हें स्लीपर सेल्स कहा जाता है। ओवरग्राउंड वर्कर्स पर भी लगातार कार्रवाई हो रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि कई तरह की महिलाएं या बच्चे भी इसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन क्या अब जिस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा, उसकी चपेट में कौन कौन आएगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल अब एक एक करके आप देखिए परत दर परत किस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो बड़ी खबर, क्या डीप कवर एजेंट जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं? तो जरा समझिए कि स्लीपर सेल्स होते क्या हैं और किस तरह से काम करते हैं। समझिए कि आतंकियों का वो दस्ता है जो आम लोगों के बीच रहता है। आतंकियों के शीर्ष नेतृत्व से आदेश आने के बाद हरकत में आ जाता है। स्लीपर सेल में शामिल आतंकियों को पकड़ना काफी चुनौती भरा काम होता है। कारण यह है कि आम लोगों के बीच आम आदमी की तरह ये रह रहे होते हैं और लंबे समय तक आम जिंदगी जी रहे होते हैं। तो हो ये भी सकता है कि आपके आसपास रह रहे हो किसी स्टूडेंट या फिर जॉब वर्कर के रूप में, मजदूर या रेडी पटरी लगाने वालों के रूप में, किसी मॉल दुकान में नौकरी करने वालों के रूप में, क्योंकि बिजनेसमैन भी ये हो सकते हैं, बिजनेस करने वाले लोग भी हो सकते हैं। ये शक के दायरे के अंदर ये सब लोग होते हैं। ये किसी भी रूप में यहाँ पर हो सकते हैं। स्लीपर सेल जज्बाती होते हैं। ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें जान देने से भी नहीं चूकते। आतंकवादी संगठन इन्हीं स्लीपर सेल्स को एक्टिव करके देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो एक्टिव और डीएक्टिव मोड पर भी ये काम करते हैं। एक्टिव आप देखिए, जिस तरह से स्लीपर सेल्स आतंकी होते हैं, तो फर्क बस ये होता है कि आम लोगों के बीच रहते हैं। इन्हें हमले या अन्य आतंकी वारदात की जो डेडलाइन है वो नहीं दी जाती। ये स्लीपिंग मोड में आम जिंदगी जी रहे होते हैं और जासूसी कर सूचनाएं इकट्ठी कर रहे होते हैं, फिर अपनी आकाओं को भेजते हैं। और कभी कभी तो ये 6 से 8 महीने तक डीएक्टिवेट मोड पर होते हैं और इस दौरान उनसे कोई काम नहीं करवाया जा सकता और ना ही करवाया जाता है। तो काफी लंबे समय तक ये आदेश मिलने का इंतजार करते हैं, यानी कि सोसाइटी के अंदर ही रहते हैं लेकिन आदेश आने का इंतजार करते हैं कि कब वो आदेश आए और उसके बाद अपनी एक्टिवनेस यहां पर शो की जाए। तो जाहिर तौर पर आप देखिए, क्या डीप कवर एजेंट जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं, क्योंकि स्लीपर सेल्स पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। ये बड़ी खबर है। और साथ ही साथ ये भी बताते चले कि क्या जिस तरह से डीप कवर एजेंट्स को लेकर बात हो रही है, तो आज सीनियर ऑफिशियल्स के साथ बातचीत करना जरूरी है कि आखिर डीप कवर एजेंट होते क्या है, स्लीपर सेल्स है, कहां पर मौजूद रहते हैं, किस तरह के होते हैं, कितनी चुनौतियां रहती हैं और कैसे पूरी तरह से यहां पर कोड डिकोड करके ये पूरा काम करने की कोशिश करते हैं। एक्टिव और डीएक्टिव मोड पर किस तरह से काम करते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी से पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ पूर्व डीजीपी हैं एसपी वैद जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत सर जुड़ने के लिए। और ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता है, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं वैद सर आप ही के पास आऊंगी। स्लीपर सेल्स पर एक बड़ी बात हो रही है, लेकिन उससे पहले एक नया नाम सामने आ गया कि डीप कवर एजेंट के जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं। अनम्यूट कर लीजिए सर। बोलिए। जी आवाज आ रही? जी आ रही है, बोलिए। देखिए, ऐसा है कि जम्मू कश्मीर जैसे जो इस तरह का टेररिज्म चल रहा है उसमें इनका बहुत अहम रोल रहता है। और डीप कवर ये जो एजेंट्स होते हैं या स्लीपर सेल्स होते हैं, इनको स्पेसिफिक टास्क के लिए एक्टिवेट किया जाता है। कोई पर्टिकुलर जो रोल दिया जाता है, अदरवाइज वो बाकी नॉर्मल लोगों की तरह सोसाइटी के अंदर रहते हैं। कोई जॉब कर रहा है, कोई रेडी चला रहा है, कोई दुकान चला रहा है, कोई कुछ भी कर सकता है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है। बट जब उनकी जरूरत पड़ती है उसको स्पेसिफिक टास्क दिया जाता है कि आपने यहाँ से टेररिस्ट को पिक करना है और वो इस जगह पर ड्रॉप करना है, या यहाँ से पिस्टल लेकर उसके पास पहुंचानी है, आपने खाना इस जगह पर पहुंचाना है। मतलब उनको स्पेसिफिक टास्क दिया जाता है और
वो जो जब दिया जाता है तभी वो करेंगे, अदरवाइज वो नॉर्मल। तो इन ऐसे लोगों को, ये जो हाइब्रिड टेररिज्म होता है उसमें इनका बहुत अहम रोल होता है, और इनको इस्तेमाल करने में ये जो इस तरह से किया जाता है ताकि पुलिस और जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको इसकी भनक भी ना लगे। वो इनको नॉर्मल आदमी समझेंगे, वो इनके उन हमारे रिकॉर्ड में नहीं होता है, कोई इनका एडवर्स नहीं होता है। ज्यादातर पुलिस में आपने देखा उन लोगों को राउंड अप किया जाता है जिनकी पास्ट हिस्ट्री होती है। जी। इनकी ज्यादातर जो ऐसे लोग हैं इस्तेमाल किए जाते हैं, उनका पुलिस के रिकॉर्ड में कोई एडवर्स नहीं होता है, सो शक की गुंजाइश भी नहीं रहती है। तो इसलिए इनका बहुत ये जो हाइब्रिड टेररिज्म आजकल हम जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है, ये चाहे वो कश्मीर घाटी हो या जम्मू रीजन में भी, ये ऐसे लोग हैं जो एडवर्स नोटिस में नहीं है, जिनका पास्ट हिस्ट्री नहीं है और पुलिस में एडवर्स रिकॉर्ड नहीं है, तो इनका इस्तेमाल करके उसके बाद ये डीएक्टिवेट हो जाते हैं, और 6 महीने 4 महीने इनको पुलिस रडार से इनका कोई मतलब अपना टास्क कंप्लीट करने के बाद ये नॉर्मल जिंदगी गुजारते। तो आपको इवन अगर आपने वो पर्टिकुलर रोल मिस कर दिया, उसमें इनका रोल क्या है, तो आप इनको लोकेट नहीं कर पाओगे, आप सोचोगे बिल्कुल नॉर्मल आदमी। तो ये बहुत अहम रोल प्ले कर रहे हैं, और इसका इस्तेमाल जो पाकिस्तान की आईएसआई है वो कर रही है। ठीक है ब्रिगेडियर आनंद, जिस तरह से एसपी वैद कह रहे हैं कि चुनौती काफी तरीके से होती है, लेकिन इस चुनौती से निपटना है, निपटने के लिए किस तरह का काम करने की जरूरत है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि पुलिस के पास जो जिनका बैकग्राउंड में कोई हिस्ट्री होती है या कोई रिकॉर्ड में नाम होता है तो उन्हें खंगाला जाता है, लेकिन इनका तो नाम ही नहीं होता, तो फिर पता लगाना बहुत ही चुनौती भरा रहता है। देखिए आशा जी, टेररिज्म को चलाना आसान काम नहीं है। उसके लिए एक बहुत बड़ा, जिसे हम टेरर इकोसिस्टम कहते हैं, वो होता है। और ये जो डीप कवर एजेंट्स हैं इकोसिस्टम का हिस्सा हैं, और इस डीप कवर एजेंट्स में सब लोग शामिल हैं। कुछ पॉलिटिशियंस भी हैं, कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी हैं, कुछ पुलिस वाले भी हैं, टीचर्स भी हैं, हर किस्म का आदमी इसमें शामिल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए जब मैं, और ना ही इनके चेहरे के ऊपर लिखा होता है कि ये डीप कवर एजेंट है, इसको पहचानना बहुत मुश्किल है, जैसा कि वैद साहब ने कहा। जब मैं राष्ट्रीय राइफल बटालियन कमांड कर रहा था तो मैंने अपने बटालियन को एक हुक्म दिया हुआ था, और वो ये था, रिस्पेक्ट ऑल, सस्पेक्ट ऑल। आप सबको इज्जत दीजिए, लेकिन सबको शक की नजर से देखिए, क्योंकि कौन क्या है असलियत आपको मालूम नहीं है। इसलिए एक तरीका जो है इनको ढूंढने का, वो है रिस्पेक्ट ऑल, सस्पेक्ट ऑल। आप पुलिस का ये काम है, क्योंकि पुलिस के पास खबर रहती है, हर किस्म खबर रहती है, क्योंकि एक एसएचओ जो होता है उसके दायरे के अंदर उसे इतनी जानकारी होती है, कौन वहां आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या है। और एक और तरीका जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, जो आदमी बहुत ज्यादा रेडिकलाइज्ड होता है वो भी सस्पेक्ट होता है एक डीप कवर एजेंट होने का। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे कि आप डीप कवर एजेंट्स को पता कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, इनके मुंह के ऊपर लिखा नहीं होता है, जैसे टेररिस्ट के मुंह पे नहीं लिखा होता, इसलिए इनको पहचानना इतना आसान नहीं है। लेकिन एक और बड़ी खबर दिखाते चलें कि फारूक ने अब ये मान लिया है कि पहलगाम हमले के अंदर आप देखिए आतंकवादियों का किस तरह से हाथ था। ये एक और बड़ी खबर, और ये बयान कश्मीरियों के लिए खतरा बनेगा, महबूबा मुफ्ती कह रही हैं, क्योंकि आतंकी वहां कैसे आए, ये बड़ा सवाल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से दाग दिया गया। और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ये माना कि पहलगाम आतंकी हमला जो हुआ है उसके पीछे लोकल सपोर्ट है, उसी की वजह से यहां तक आतंकी पहुंचे और इतनी बड़ी काराना हरकत को अंजाम दिया गया। तो अब एक तरफ डीप कवर एजेंट की बात हो रही है, दूसरी तरफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जिनके की बदले बदले सुर नजर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लोकल सपोर्ट है। और ये लोकल सपोर्ट कहां से आई है, कैसे दी गई, ये अब बड़ा सवाल उठ गया है। एसपी वैद जी, आप ही के पास आऊंगी। सबसे बड़ा सवाल पहले दिन से ये उठ रहा था कि लोकल सपोर्ट के बिना तो कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता है, लेकिन फिर ये सवाल भी था कि सबको आप इसी तरह से शक की निगाह से नहीं देख सकते हैं। जी आचार्य जी, ऐसा है कि बिल्कुल सही आपने फरमाया कि बिना लोकल सपोर्ट के ये हो नहीं सकता इस तरह का अटैक। उसमें उन्होंने रैकी करने में मदद की है। आफ्टर ऑल ये बॉर्डर से क्रॉस करके जो पाकिस्तानी
टेररिस्ट हैं वो पहलगाम तक कैसे आए, उन्होंने टारगेट पहलगाम का चुना। एज पर रिपोर्ट 3-4 साइट्स को उनकी रैकी की गई और इनको बॉर्डर से पहलगाम पहुंचने में टाइम कितना लगा होगा, कहाँ कहाँ रुके होंगे, इनको ट्रांसपोर्ट करने में मदद किसने की, अगर जंगल के रास्ते से आए तो इनको रहने के लिए जगह चाहिए थी, वो किसने हाइड आउट दिया रहने के लिए, इनको खाने का इंतजाम किसने किया। आफ्टर ऑल पाकिस्तान से इतने दिनों का खाना नहीं ला सकते। इनको जो पहलगाम में इन्होंने सारा घूमा, रैकी की और ये साइट अल्टीमेटली चुना। नोटिस में आया था इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि 3-4 जगहों को इन्होंने पहले सिलेक्ट किया। हाँ, आदेश इनको पार के हैंडलर से आया, जो आईएसआई का हैंडलर, इनका कमांडर वहां से आईएसआई के निर्देश पे कर रहा था। लेकिन फारूक अब्दुल्ला, जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बोला है वो गलत नहीं है। बिना लोकल सपोर्ट के ये मुमकिन नहीं है। और इसीलिए अगर आपने देखा होगा जो एनआईए ने और जेएनके पुलिस ने उनके आने से पहले मेरे ख्याल सैकड़ों की तादाद में ओवरग्राउंड वर्कर्स को जिन जिन पर शक जाता था उनको राउंड अप किया। उसमें से 3-4 कुछ लोगों का बहुत अहम रोल नोटिस में आया है, जिन्होंने इनकी मदद की है और उनको अल्टीमेटली जो है वो जूम इन किया जा रहा है कि किस किस का क्या रोल रहा है। एसपी वैद जी, क्या ओवरग्राउंड वर्कर्स को स्लीपर सेल्स में जोड़ा जा सकता है, डीप कवर एजेंट माना जा सकता है? क्योंकि डीप कवर एजेंट तो वो है जो हाइब्रिड टेररिस्ट है, जो समाज के अंदर घुल मिल कर रह रहा है, पता ही नहीं है साथ में बैठने वाला हो। नहीं, वो बिल्कुल सही आपने कहा। वो जो डीप कवर एजेंट है वो बिल्कुल नोटिस में नहीं होता है और वो हाइब्रिड टेररिज्म में उसको इस्तेमाल किया जाता है। ओवरग्राउंड वर्कर्स का मोस्टली नोटिस में आता है, ऐसा नहीं है। ओवरग्राउंड वर्कर्स की पुलिस को काफी हद तक उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है और तभी उनको जब भी ऐसी घटना कहीं अंजाम होती है तो उन पर कार्रवाई शुरू हो जाती है और उनको राउंड अप किया जाता है। उसमें ये नहीं पता होता कि किसने क्या रोल अदा किया है और जब उनको इंटरोगेशन की जाती है तो उसमें बहुत सारे फैक्ट्स निकलते हैं कि कितने लोग थे, कहाँ से आए, कहाँ रुके, खाना किसने दिया, इनको ट्रांसपोर्ट किसने अरेंज की, इनको रैकी करने में किसने मदद की, टारगेट चुनने में किसने मदद की। ये सारे पहलू जो हैं वो इनकी इंटरोगेशन से पता चलता है और वही काम जो इस वक्त पहले शुरुआत में जेएनके पुलिस कर रही थी, अब चूंकि इन्वेस्टिगेशन एनआईए के पास चली गई है तो परसों उनके डीजी भी आए थे, उन्होंने अपने अफसरों के साथ पूरी मीटिंग करके इसका रिव्यू किया है और साइट पे भी गए थे। तो मुझे लगता है इसी प्रक्रिया को वो अंजाम कर दे रहे हैं और बहुत सारे सस्पेक्ट्स को, ओवरग्राउंड वर्कर्स को राउंड अप करके, इसमें घोड़े वाले हैं, जो पोनी वाले हैं, जिन्होंने जिन का नाम आया कि ये लेकर गए थे। अगर आपको याद होगा, 1-2 विक्टिम लेडी ने, मुझे उनका नाम नहीं अभी याद आ रहा, शायद एकता है और एक शुभम की पत्नी है, वो दोनों क्लेम कर रहे हैं। उन्होंने कुछ क्लेम किया था कि हम इनको पहचानते हैं। कुछ सस्पेक्ट हैं जो उनका नाम पूछ रहे थे, रिलीजन पूछ रहे थे कि क्या आपने कुरान पढ़ा है, अगर आपने देखा होगा तो वो ऐसे जो इनपुट्स आते हैं उसके आधार पर ऐसे लोगों को उठाया जाता है, उनकी इंटेरोगेशन की जाती है और उससे फिर हमें फैक्ट्स आगे इन्वेस्टिगेशन में चलने में मदद मिलती है। जी, ब्रिगेडियर अनिल, जिस तरह से एसपी वैद जी कह रहे हैं कि जो चश्मदीद थे, जो महिलाएं वहां गई थी, पिछले दिनों आपने देखा कि एकता जो कि जौनपुर की रहने वाली थी, शुभम की पत्नी, वो कह रहे हैं कि हम जाना नहीं चाहते थे लेकिन जबरदस्ती ले जाया जा रहा था। वो कह रहे हैं कि पैसे नहीं दीजिए, आप बस चल पड़िए, वहां तक पहुंचना है आपको, वहां आपको छोड़कर हम आ जाएंगे, ड्रॉप करना है, कैसे भी करके वहां चलिए, बहुत अच्छी जगह है। लेकिन ब्रिगेडियर अनिल, एक सवाल जरूर उठता है कि अगर बॉर्डर से ये लोग क्रॉस कर रहे हैं तो सवाल उठ जाता है कि किस तरह से क्रॉसिंग हुई,
अगर पाकिस्तान से आए हैं, अगर यहां पर बैठे हुए हैंडलर जो कि स्लीपर सेल्स हैं वो काम कर रहे हैं, तो फिर उन्हें चिन्हित करना जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान की हमेशा एक स्ट्रैटेजी रही है, अगर वो साउथ की साइड इन्फिल्ट्रेट कर रहा है तो नॉर्थ की साइड से आप अपने लोगों को अंदर घुसा रहे हैं। तो इस तरह की स्ट्रैटेजी पाकिस्तान चलता आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, ऐसा है कि पहले आपने एक जिक्र किया डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा जी। तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कोई नई बात नहीं कही है। इनफैक्ट हर एंटी टेरर ऑपरेशंस की जो किताब है या जो सिखलाई की किताबें हैं उसमें ये लिखा जाता है और सिखाया जाता है कि टेररिस्ट विदाउट लोकल सपोर्ट इज लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर। यानी एक टेररिस्ट जो है वो लोकल सपोर्ट के बिना नहीं जी सकता है। इसलिए चाहे ये पहलगाम का हादसा जो उसके पहले जो हादसे हुए हैं, जो भी टेरर वारदात होती है उसमें लोकल सपोर्ट जरूर होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आपकी बात रही कैसे आए और कैसे वहां पहुंच जाते हैं। देखिए, ये भी यही लोकल सपोर्ट है, यही इकोसिस्टम है। वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं, बॉर्डर कैसे क्रॉस करते हैं आप जानते हैं, बीएसएफ है बॉर्डर के ऊपर, नाके लगाती है, उन नाकों की कितनी इफेक्टिवनेस है, उनकी डिवाइसेस काम नहीं कर रही, या टेरेन ऐसी है जैसे बहुत नाले हैं, पानी होता है, जंगली इलाका है, उबड़ खाबड़ जमीन है, तो कुछ ना कुछ है जिसके कारण वो बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, टनल्स का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसके बाद इकोसिस्टम काम में आता है। कोई जाता है, ट्रक वाला उनको लेके आता है, कोई उनको एक जगह पहुंचाता है, वहां से दूसरा आदमी को आगे लेके जाता है। इस तरह से पूरा सिस्टम इनको आगे, जब तक इसने जहां पे जाना है वहां तक पहुंच नहीं जाते, ये लोकल सपोर्ट के साथ इनको होता है। खाने पीने का जिक्र पहले इन्होंने कर दिया। यही नहीं, इन्होंने कैशेस भी रखे हुए हैं जहाँ पे हथियार छुपाए होते हैं, वहां से हथियार निकाले जाते हैं। ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम। ड्रोन के इस्तेमाल के साथ साथ एक और बड़ी खबर दिखाना चाहेंगे। उमर अब्दुल्ला भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलने पहुंचे थे और आतंकवादी हमले समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी हुई। हमला होने के बाद ये दोनों नेताओं के बीच में पहली बैठक मानी जा रही है, पहली मुलाकात। लेकिन सवाल यहाँ पर जिस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने खुद ही छोड़ दिया है कि लोकल सपोर्ट के बिना तो आतंकी सर्वाइव ही नहीं कर सकता है, तो किस तरह से सर्वाइवल वहां पर दिया जा रहा है। ब्रिगेडियर अनिल, आप ही के पास आऊंगी। पहले ये हो रहा था कि ड्रोन से हथियारों को छोड़ने की कोशिश हो रही थी, ड्रग्स को छोड़ने की कोशिश हो रही थी, तो ड्रॉपर पर नजर तो है ही, लेकिन रिसीवर पर भी नजर डालने की जरूरत थी कि रिसीव कौन कर रहा है। बिल्कुल, देखिए, ये जो ड्रोन्स और ये जितना सिस्टम हो रहा है बॉर्डर के ऊपर, एक नार्को टेररिज्म है। इसमें ड्रग्स और टेररिज्म दोनों शामिल हैं। आपको नजर ओवरग्राउंड वर्कर्स के ऊपर भी रखनी है, जो आपके सस्पेक्टेड ड्रग कार्टल्स के अंदर है उनको भी नजर रखनी है। और देयर इज नो क्लियर कट डिस्टिंक्शन बिटवीन ए ओवरग्राउंड वर्कर एंड ए डीप कवर एजेंट। एक ओवरग्राउंड वर्कर डीप कवर एजेंट भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकता, वो दोनों रोल कर सकता है। ये सिर्फ वक्त की बात है और किस रोल, उसको क्या रोल कब दिया जाता है। लेकिन एक चीज जरूरी है, जैसा आपने कहा कि नजर रखनी चाहिए, पर नजर कौन रखेगा, ये किसका काम है। यहीं पे कहीं ना कहीं पे भूल हुई है। तो मेरी नजर में कहीं ना कहीं पर हमने जो अब सवाल आ जाता है कि पुलिस ने किस तरह से काम किया, क्योंकि देखिए कंसर्निंग एरिया है, एसएचओ है, उसके पास वो जानकारी होनी चाहिए कि उस इलाके के अंदर आउटसाइडर कौन है, किसके घर में ठहरा है, वहां पर क्या कार्रवाई चल रही है, ये पता होना जरूरी है। यहाँ पर कमियां रह गई कि नहीं रह गई। एसपी वैद जी, देखिए, बिल्कुल बहुत ज्यादा ब्रिगेडियर अनिल, एक सेकेंड। हाँ वैद जी, आप सही फरमा रही हैं। ऐसा है, अगर वो 4-5 या 3-4 जो भी उनका नंबर था, 5 टेररिस्ट वहाँ 2-3 बार आते हैं और सर्विलेंस करते हैं, रैकी करते हैं, क्या वहाँ के जो इंटेलिजेंस सिस्टम था उसमें चाहे जो पुलिस स्टेशन का कार्य खास होता है, जो डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच पुलिस की सीआईडी की होती है, जो अपना आईबी का उधर स्टाफ होता है, आपके जो मिलिट्री इंटेलिजेंस होती है, आरएडब्ल्यू के लोग होते हैं, क्योंकि पहलगाम बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। वहाँ हमारा बेस कैंप होता है
जहां से अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप बनता है, जी। और 1-1.5 महीने बाद वो अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली, तो वहाँ हर एजेंसी के लोग हैं। हमारी सारी लोकल, ये प्राइमरी लोकल पुलिस का रोल है। लेकिन कौन लेकिन वहाँ वैद सर, स्ट्रेंजर आपने है, एकता को सुना, कौन। उन्होंने कहा 10 किलोमीटर पहले नाका आया था, उसके बाद तो ना कोई सेना का कोई जवान था, ना कोई पुलिस थी। जी, तो ये बिल्कुल मैं समझता हूँ ये चूक है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कमजोरी है, जिस कमजोरी का फायदा टेररिस्ट ने उठाया, और इसको रिव्यू करना चाहिए वहाँ जो भी ऑफिसर हैं। ये बिल्कुल मैं इस बात पर चाहूंगा, बिल्कुल स्पष्ट बात करनी चाहिए, कोई पर्दा डालने की कोशिश नहीं। ये लोकल लोकल पुलिस का सबसे बड़ी इसमें रोल है, और लोकल पुलिस का ग्राउंड कनेक्ट होना चाहिए लोगों के साथ। उसके सोर्सेज होते हैं दुकानदारों के बीच, उसके सोर्सेज होने चाहिए जो घोड़े वाले हैं, जो पिट्ठू वाले हैं, जो ये ऑपरेट करने वाले हैं। वहां से खबर आ जानी चाहिए कि भाई कुछ ऐसा होने वाला, हमें कुछ सस्पेक्ट गलत आदमी लग रहे हैं। तो अच्छा थानेदार तो वो होता है। तो मैं इनफैक्ट मैं बार बार इन पहले दिन से कह रहा हूं, अकाउंटेबिलिटी मस्ट बी फिक्स्ड, हुएवर हेड्स मस्ट रोल, चाहे वो जिसकी भी जिम्मेदारी थी वहां, चाहे वो पुलिस, वहां का जो अथॉरिटी का आदमी था, जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी का है, या वहां की कारपोरेशन, जिसने भी ये टूरिस्ट साइट, जो आई एम टोल्ड कि ये जून में खुलना था, जब यात्रा स्टार्ट होने वाली होती है, तो इसको 20 अप्रैल को खोल दिया गया, और 22 को इंसिडेंट हो जाता है। तो ये कैसे, मैं ये समझना चाहता हूं कि सिक्योरिटी एजेंसीज को मालूम नहीं था, उनको नहीं पता है, और टेररिस्ट को मालूम हो गया, उसने सर्वे भी, उसने रैकी भी कर लिया और अटैक का प्लान कर लिया। तो ये इसमें गहराई में जाने की जरूरत है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, और इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि ये डिसीजन किसने लिया। क्या डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी को इन्फॉर्म किया गया कि हम इस साइट को खोल रहे हैं, या क्या ये पहले ही चल रहा था? तो ऐसा ये डिसीजन बिना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अप्रूवल के और बिना सिक्योरिटी कवर के कैसे किया गया? कि और साथ ही साथ कि अगर टूरिस्ट वहां पर जा रहे हैं तो सिक्योरिटी का ख्याल पहले क्यों नहीं रखा गया, ये बड़ा सवाल था। ब्रिगेडियर अनिल, एक सवाल और है कि आप आरू वैली पहुंचते हैं, फिर उसके बाद आप बेताब वैली पहुंचते हैं, फिर अम्यूजमेंट पार्क पहुंचते हैं, फिर उसके बाद जाकर आपकी चौथी लोकेशन यहाँ वैरसन घाटी थी, वहां तक आप टूरिस्ट को ले जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। जो घोड़े वाले हैं, जो और भी काम वहाँ पर करते हैं, उनके पास तो आई कार्ड होना चाहिए, उनकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। ये एक चेकिंग करना बहुत ज़रूरी रह गया है कि कौन कौन लीगली तरीके से काम कर रहा है, कौन इलीगली तरीके से काम कर रहा है। क्योंकि जिस तरह से स्ट्रैटेजी बनाई गई, होटल के अंदर एक ग्रुप आता है, उसके बाद उसी वक्त उनको गाड़ी भी मिलती है, फिर गाड़ी उसी लोकेशन पे उनको वहाँ छोड़ती है, वहीं से ड्रॉप करने के बाद घोड़े वाले उनको मिल जाते हैं। मतलब एक तरीके से अगर नजर को या दिमाग को दौड़ाया जाए तो आपको नहीं लगता है कि एक प्री प्लान तरीके से एक ग्रुप को वहां पर ले जाने की कोशिश हुई और उसके बाद वहां घटना को अंजाम दे दिया गया? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ये एक प्री प्लान्ड ऑपरेशन था। सिक्योरिटी लैप्सेस हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, वैद साहब ने उनको दोहराया भी है। बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस भी हुए हैं। डीसी अनंतनाग क्या कर रहा था? उसने अपने एरिया के अंदर क्यों नहीं देखा, जैसा आपने बोला चेकिंग वगैरह है, सिक्योरिटी का काम नहीं है। ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जो है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव वाले देते हैं। डीसी को ऐसे ऑर्डर देने चाहिए थे। यही नहीं, वहां पर कोई बंदोबस्त नहीं था, कोई मेडिकल एड पोस्ट नहीं थी, वहां पे कोई टेलीफोन का साधन नहीं था ताकि कांटेक्ट किया जा सकता। नियरेस्ट जो वहां से आर्मी की यूनिट थी वो 70 मिनट्स अवे थी ड्राइविंग टाइम। तो ये ऐश मुकाम में एक यूनिट है, उस पहले को वहां पे है ही नहीं है कुछ भी। तो ये सारी चीजें जो है, ये मेरे जैसा आपने कहा एक प्री प्लान था, और उन्होंने सारी जगह रेकी करने के बाद ये जगह चुनी, और ये जगह वहां पे जाने के लिए उनको इंतजामिया की तरफ से भी सपोर्ट मिली है। कुछ इंतजामिया के लोग इसमें शामिल हैं। तभी मैं कह रहा हूं, जैसा आपने शुरू में कहा कि कुछ डीप कवर एजेंट्स ऐसे हैं कि बहुत बड़ा होने वाला है कुछ ऑपरेशन। और जहां तक मेरी सोच और मेरे को कुछ खबर मिली है कि आज ये सबूत
उमर अब्दुल्ला साहब को प्राइम मिनिस्टर ने दिखाए हैं, तभी डॉक्टर फरूक अब्दुल्ला की स्टेटमेंट भी आई है। जी एसपी वैद जी, जिस तरह से बार बार बात हो रही है कि स्लीपर सेल्स का वहाँ पर हो सकता है, उसके बाद जो एक्टिवनेस है, एक्टिव मोड पर आ जाना स्लीपर सेल्स का, 6-6 महीने तक आप ऑफलाइन मोड पर रह जाते हैं कि जब तक आपको कोई आदेश नहीं आता है तब तक आप काम नहीं करते हैं। लेकिन डीप कवर एजेंट में नाम आता है कि वो होटल चलाने वाले लोग भी हो सकते हैं, वो रेडी फटी लगाने वाले लोग भी हो सकते हैं, दुकान चलाने वाले लोग भी हो सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हर किसी की वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है? क्योंकि जब आप होटल लेते हैं, जाहिर सी बात है, आप कहीं पर भी बाहर जाएंगे, आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, आपका आधार कार्ड चेक होता है, आपका आई कार्ड चेक होता है, उसके बाद आपको एंट्री मिलती है। वहीं से पता लग चुका था कि इतना ग्रुप है और इस ग्रुप को वहाँ पर चिन्हित कर ले जाया जाना चाहिए और वहाँ पर इस तरह से घटना को अंजाम दिया जाना चाहिए, क्योंकि अब तो पॉलिटिशियन भी मान रहे हैं कि लोकल स्पोर्ट है। बिल्कुल सही। देखिए, ऐसा है, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, ये प्लान्ड ऑपरेशन था, अटैक था। ये बिल्कुल इसको प्रॉपरली रैकी करके किया गया और पाकिस्तान के आदेश पे किया गया, वहाँ की आईएसआई के आदेश पे किया गया, क्योंकि टाइमिंग तब चुनी गई जब वाइस प्रेसिडेंट यूएसए के यहाँ थे मिस्टर बैंस, और हमारे प्राइम मिनिस्टर। अब इस पर कार्रवाई किस तरह से करना है? इन लोगों को धर दबोच कर कैसे रखना है? एक बात मैं कह रहा था जल्दी से, हाँ समय का अभाव है लेकिन जल्दी जल्दी बात कीजिएगा प्लीज। मैं उसमें आ रहा हूँ। हाँ। उसमें ऐसा है कि इसमें जितने होटल वाले थे, जहां जहां ये लोग जो उस वक्त उस दिन टूरिस्ट थे, वो कहाँ कहाँ ठहरे, उनमें वहाँ क्या उनकी सबकी एंट्री हुई है, आधार एंट्री हुई है, उनकी आइडेंटिफिकेशन हुई है, घोड़े वाला, टैक्सी वाला, उनका रजिस्ट्रेशन सिस्टम है। दिस इज हाउ यू इंटेरोगेट हर एक को। तभी आप जब शॉर्ट लिस्ट करते हो, तभी आप यू विल बी एबल टू रीच अल्टीमेटली टू द सस्पेक्ट्स, और फिर आप इसको आगे ले पाओगे। तो इनका इवन ये साइट सिलेक्ट करना, जो बाकी 3 को रिजेक्ट किया, वहां रोड हेड था, वहां रीइंफोर्समेंट इमीडिएटली आ सकती थी। यहाँ बहुत सारे लोग ब्लड बाय डेथ, मतलब उनकी डेथ बिकॉज ऑफ एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गई, क्योंकि वहां रास्ता ही नहीं है आपको गाड़ी जाने का समय आपको लग गया नीचे गाड़ी तक पहुंचने के लिए। ब्रिगेडियर अनिल, जल्दी से क्लास कमेंट कर दीजिए, किस तरह से? आशा जी, आपके थ्रू मैं एक बात कहना चाहूंगा। देखिए, मुझे लगता है कि ये लोकल सपोर्ट को जो एंगल है, उसको छुपाने के लिए एक बहुत बड़ा नैरेटिव भी बनाया गया। वो नैरेटिव ये था कि आदिल शाह को एक शहीद बनाया गया। किसी भी टूरिस्ट ने, किसी भी आई विटनेस ने नहीं कहा कि आदिल शाह ने जो है टेररिस्ट के साथ लड़ाई लड़ी है। ये एक नैरेटिव बनाया गया है इस एंगल को चेंज करने के लिए, और मैं बहुत खुश हूं कि अब ये एंगल सामने आ गया है कि लोकल सपोर्ट थी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिगेडियर जुड़ने के लिए। एसपी वैद जी, आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल डीप कवर एजेंट जो जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं, अब उन पर कार्रवाई करना बहुत जरूरी है और माना यह भी जा रहा है कि सरकार अब स्लीपर सेल्स पर भी कार्रवाई करेगी। इससे पहले 2021 में भी एनआईए की तरफ से स्लीपर सेल्स पर लगातार कार्रवाई की गई थी और अब उसे और आगे बढ़ाने की जरूरत है, ताकि पता तो चले कि जो आपके साथ रहने वाले लोग हैं, स्लीपर सेल्स जिस तरह से काम कर रहे हैं, उन पर किस तरह से कार्रवाई यहां पर हो, क्योंकि स्लीपर सेल बहुत ही स्लीप मोड पर काम करते हैं। आप देखते रहिए कार्यक्रम।